हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। क्लास, हमने टोटल 12 टॉपिक्स जो है ना वो कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे 3 टॉपिक्स वो बाकी हैं। आज हम करने वाले हैं 13 टॉपिक, जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, लीवर, यकृत। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको आज बताने वाले हैं। ऊपर के जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और नीचे को पैनक्रियाज और लिम्फ, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर क्या होता है, क्या है लीवर, गॉल ब्लैडर क्या है, बाइल क्या है और ये कैसे बनता है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि लीवर क्या है। व्हाट इज लीवर? यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसके ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित है। ठीक, आप समझ गए होंगे इसकी पोजीशन। मतलब कि लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बनता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी पार्ट में, राइट साइड में स्थित होता है। अगर लीवर में प्रॉब्लम आती है तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 5 प्रकार के जो आपको बनकर दिख रहे हैं इमेज में, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपके बॉडी में। अगर लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो लो एनर्जी फील होगी, मेटाबॉलिज्म आपका लेजी हो जाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ऑलवेज सिक महसूस होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये डिप्रेशन में आप रहेंगे। तो इतने सारे फैक्ट जो है लीवर की प्रॉब्लम से आपके ऊपर, यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर दिखते हैं। ऐसी चीज़ें होने लगती हैं अगर हमारा लीवर डैमेज होता है तब। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। लीवर के प्रमुख कार्य यानी कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर में बताया गया है, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो वहाँ पे हार्ट के बारे में बताया गया है। जिस तरीके से हार्ट में वहाँ पर सुपीरियर वेना कावा होता है, आपका लेफ्ट ऑर्ट्रियोल होता है, वेंट्रियोल होते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी जो हमारा ये लीवर है, इसको भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपका एक राइट साइड का लोब। तो राइट वाला जो हिस्सा होता है उसे राइट लोब कहते हैं, और इधर वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे ये लेफ्ट लोब है। एक राइट लोब है और एक लेफ्ट लोब है। ये ऊपर आप देख रहे हैं हम ना, ये हिपैटिक वेन है। हिपैटिक वेन और ये हिपैटिक आर्टरी है यहाँ पर, जो ये वाला पार्ट है। और जो नीचे दिख रहे हैं पत्ती की तरह, यानी कि एक छोटी सी पत्ती दिख रहा है, वो है आपका गॉल ब्लैडर। वो क्या है? गॉल ब्लैडर है। और उसके बगल में ये मोटा मोटा स्टेम की तरह दिख रहा है, ये है पोर्टल वेन। तो ये सभी पार्ट्स होते हैं हमारे लीवर के अंदर। हम्म अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए, लीवर का जो वजन है वो कितना होता है। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आप उसे बहुत ध्यान से समझेंगे। तो लीवर का जो वजन होता है वो 1.5 से 2 किलोग्राम के आसपास होता है। आपको ऑप्शन में ऐसे ही मिल जाएगा, 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच में ही होता है इसका वजन। कभी 1.5 किलोग्राम होता है, कभी 2 किलोग्राम, मतलब इसके बीच में लाई करता है। जो लीवर होता है, लीवर के द्वारा ही बाइल जूस यानी कि पित्त रस स्रावित होता है। ठीक, लीवर के द्वारा ही, मतलब लीवर से ही बाइल जूस जो है वो निकलता है। बाइल जूस आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। मतलब जो हमारी एंजाइम का प्रोसेस चल रहा होता है, जो हमारा फूड का डाइजेशन चल रहा होता है एंजाइम्स के थ्रू, तो उस एंजाइम्स के थ्रू जो प्रोसेस चल रहा होता है ना, उस पर जब ये जाते हैं, बाइल जूस जाके मिलता है उसको, इंटेस्टाइन में जाकर मिलता है। कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। तो उसको ये तेज कर देता है। इंटेस्टाइन में जाकर कब मिलता है? जब हमारा स्टमक के बाद फूड आगे पहुँचता है इंटेस्टाइन की तरफ, तो वहीं पर जाकर के बाइल जूस मिल जाता है, और मिल जाने के बाद उसमें जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको तेज कर देता है। तेज करने का मतलब, जैसे कि आपने रिएक्शन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें कैटलिस्ट एक वर्ड यूज होता है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जब मिलाने से क्या होता है कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। कोई रिएक्शन है 10 घंटे में हो रही है, और अगर उसमें कैटलिस्ट मिला दिया जाए तो वो जो रिएक्शन है 10 घंटे की बजाय अब सिर्फ 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो क्या हुआ? जो कैटलिस्ट है उसने उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा दिया, मतलब 10 घंटे के काम को 2 घंटे में ही करवा दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये था काम कैटलिस्ट का। सेम यहाँ पर जो आपका एंजाइम है ये भी यही काम करता है। तो एंजाइम भी क्या करता है? रिएक्शन को तेज कराता है। कोई भी काम चल रहा होता है उसको तेज कराता है। और बाइल जूस जब जाकर के एंजाइम में मिलता है तो वो इस काम को और तेज बढ़ा देता है। मतलब कि बाइल जूस भी एक एंजाइम की तरह ही काम करता है जाके वहाँ पर। हालांकि ये कोई एंजाइम नहीं होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये उसकी तरह काम करता है क्योंकि इसने रेट को बढ़ा दिया ना। आप समझ गए होंगे आई होप।
इसके चारों ओर पेटोनियम मेम्ब्रेन का आवरण होता है। जो हमारा लीवर होता है, लीवर की तरफ बाहर की तरफ एक पतली पतली झिल्ली होती है, ठीक है। झिल्ली मतलब एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक। आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम बहुत पूछा जाता है, पेटोनियम मेम्ब्रेन। लीवर प्रोटीन के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन यानी कि जब प्रोटीन का डिसोल्यूशन होता है तो उसके फलस्वरूप जितने भी वहां पर उत्पन्न विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया आपका, वो जनरेट होता है, तो उसको ये यूरिया में कन्वर्ट करता है। हालांकि यूरिया भी क्या होता है, एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है, लेकिन यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरिया क्या होता है कि यूरिया हमारी बॉडी से निकल जाता है। यूरिया को हमारी बॉडी स्टोर नहीं करके रखती है, उसे निकाल देती है। अब अमोनिया के फॉर्म में आता है और अमोनिया को कन्वर्ट करता है लीवर किसमें, यूरिया में। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आखिर अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है। तो ये लीवर का काम है। अमोनिया सॉरी जो लीवर है वो किसको यूरिया में बदलता है, तो अमोनिया को बदलता है, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि लीवर जो है अमोनिया को किस में बदलता है, तो वो यूरिया में बदलता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा, कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यह प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। जहां पर प्रोटीन की अधिक मात्रा हो जाती है तो ये क्या करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट में बदलकर स्टोर कर देता है, रख देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत लीवर के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में बदल देता है। मतलब अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको कि कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। अब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके अंदर क्या करता है लीवर, ब्लड के जो ग्लूकोज वाले भाग होते हैं उनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। जो ग्लूकोज वाले भाग होते हैं उनको ग्लाइकोजन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका यानी हिपैटिक सेल में स्टोर करता है। तो आप एक वर्ड आया है यहाँ पर हिपैटिक सेल, आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी सेल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जो सेल है मतलब कोशिकाएं हैं, कोशिका, उनके बारे में, तो वो कोशिकाएं आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। तो जो हिपैटिक सेल है इसका मेन काम क्या है, फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है, पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हिपैटिक सेल जो है वो फूड को स्टोर करके रखती हैं और ये लीवर में होती हैं, ओके। अगला पॉइंट है हमारा, यह ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ऑप्शन आपके मिल जाएंगे, पेनक्रियाज हो जाएगा आपका, लीवर हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सही, लीवर। तो लीवर जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लीवर भोजन में वसा की कमी होने पर यानी कि फैट की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को फैट में बदल देता है। जैसे कि भोजन में फैट की कमी हुई तो कार्बोहाइड्रेट तो पहले से कन्वर्ट होकर स्टोर कर लिया गया था, अब उसके कुछ पार्ट को कि फैट में बदल लेता है। जैसे हमारे यहाँ खाना बनता है तो खाना शाम को कभी ज़्यादा हो जाता है, तो मम्मी लोग क्या करती हैं, मम्मी या बहन क्या करती हैं, जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर कर देती हैं फ्रिज में। तो सेकेंड डे क्या होता है, उसी को हम लोग फ्राई करके या गर्म करके खाते हैं। तो यहाँ पर भी जो लीवर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन वगैरह होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं तो ये उनको स्टोर करके रख लेता है, ठीक है, स्टोर करके रख लेता है, और जब हमारी बॉडी में ज़रूरत पड़ती है तो इनको वापस कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को सप्लाई करता रहता है। तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरत पड़ने पर उसको थोड़ा थोड़ा करके देता रहता है, कन्वर्ट करा करा करे, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, यहाँ पर विटामिन जो है ना उनको स्टोर नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन ये एक बनता है इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रखती है। तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा, फैट मिल जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर है वो विटामिन को स्टोर करके नहीं रखता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का उत्पादन प्रोडक्शन लीवर से ही होता है। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का भी उत्पादन कहाँ से होता है, लीवर से ही होता है, मतलब ये भी यहीं पर बनता है फाइब्रोनोजिन। और मैंने आपको बताया था, जब इससे पहले मैंने आपको बताया था ब्लड सेल्स के बारे में हम बता रहे थे, तो ब्लड सेल्स के बारे में जब हमने फाइब्रोनोजिन के बारे में बताया था, आरबीसी के बारे में, तो वहाँ पर मैंने इसका डिटेल में फंक्शन बताया था कि आखिर क्या क्या होता है ये। तो फाइब्रोनोजिन क्या करता है, जब कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद हमारे रक्त का थक्का यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड
तो रक्त को जमाता है, हमारे ब्लड को जमा देता है। अगर वो नहीं जमे तो बह जाएगा हमारी बॉडी का बहुत सारा ब्लड चोट लगने पर। तो ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है, वो उसे वहीं पर रोक देता है। वो कौन करता है, वो फाइब्रिनोजन करता है। और फाइब्रिनोजन क्या है, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है। तो आप ध्यान रखिएगा, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हो सेकंड पॉइंट है हिपैरिन। तो जो हिपैरिन है ये भी एक टाइप का प्रोटीन है, और इसका भी जो प्रोडक्शन है, फॉर्मेशन है, ये कहाँ पर होता है, तो ये इसका भी प्रोडक्शन लीवर के अंदर ही होता है, लीवर में ही बनता है ये। और ये क्या करता है कि शरीर के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर रक्त है ना, उसको जमने नहीं देता है। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्रीज हो जाए, जम जाए, तब भी हमारी डेथ कन्फर्म है। क्यों, क्योंकि भाई ऑक्सीजन लेकर के कौन जाएगा, ऑक्सीजन अपने आप तो जाता नहीं है, वो ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन में मिल करके जाता है। और अगर ब्लड ही फ्रीज हो जाएगा तो हार्ट चाहे जितना पंप करे, ब्लड तो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, पंप करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये काम ना करे सही से, तो फिर समझ लीजिए बचना किसी का मुश्किल है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन जो है ना वो अंदर जाएगी नहीं और CO2 बाहर आएगी नहीं। ठीक है, आप समझ गए होंगे आई थिंक। लीवर के प्रमुख कार्य में अब हमारा अगला पॉइंट है आरबीसी। जो मृत आरबीसी होते हैं ना, उनको ये नष्ट कर देता है। जो लीवर है वो मृत आरबीसी को नष्ट कर दिया जाता है, किसके थ्रू, लीवर के थ्रू। लीवर जो है थोड़ी मात्रा में आयरन, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। विटामिन को संचित करके रखता है, विटामिन को, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर में इसको क्या करता है, ये रिलीज कर देता है। बाकी जो आप देख रहे हैं आयरन और कॉपर, थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में, जैसे कि ऐसा नहीं एक्सेस अमाउंट में। मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जितना यूज़ हो रहे हैं उनसे ज़्यादा बचा करके रख लिया। यहाँ पर क्या कह रहा है, विटामिन को बस जरा सी मात्रा में रखा है, उसके बाद उसको भी निकाल दिया, तो उसको ना के बराबर। तो विटामिन को स्पेशली बहुत एक्सेस अमाउंट में स्टोर करके नहीं रखता है। यह शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने में हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, कौन, लीवर। पॉइजन से मृत व्यक्ति की जांच में लीवर एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो अगर उसको पॉइजन देके मारा गया है तो लीवर से ये पता लग जाता है कि इस व्यक्ति की जो डेथ है वो पॉइजन से हुई है। तो ये कौन बताता है, ये लीवर के थ्रू पता चल जाता है। तो लीवर से ही पता चलता है कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु है वो पॉइजन से हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सुराग का काम करता है। अब देखिए गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे गॉल ब्लैडर, ऊपर मैंने आपको बताया था, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है लीव्स की तरह, यही आपका गॉल ब्लैडर है, ये वाला हिस्सा गॉल ब्लैडर है। अब गॉल ब्लैडर एक नाशपाती के आकार का दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें लीवर से निकलने वाला बाइल जमा होता रहता है। तो लीवर से जो भी जूस निकलता है, ठीक है, वो कहाँ पर जमा होता है, वो इसी गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है कि वो जाकर स्टोर होता रहता है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं, ये 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, ब्रेथ होती है। तो 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है ये गॉल ब्लैडर। तो इस थैली को ये भरता रहता है। जब ये भर जाता है तो बाहर निकलने लगेगा। अभी हम आपके इसके बारे में आगे बताएंगे। भोजन को ड्यूडेनम, पक्वाशय यानी ग्रहणी में पहुंचते ही सबसे पहले इसमें लीवर से निकलने वाले बाइल जूस आकर मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब फूड होता है हमारे स्टमक यानी पेट से आगे जब बढ़ता है और वो आंत की तरफ यानी इंटेस्टाइन की तरफ जब जाता है, तो वहीं पर बाइल जूस आकर मिलता है। ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी हम कहेंगे। जब पेट से आगे जाएंगे तो एक रास्ता होता है, ठीक है, जो कि उसको जोड़ता है जाकर के आंत से, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ता है जाके, तो उसी को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। तो वहीं पर जाकर मिलता है बाइल जूस। और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस ड्यूडेनम में बाइल डक्ट के माध्यम से आता है। मतलब कि हमारी जो ग्रहणी है, जो ड्यूडेनम है, उसमें जो ये जूस है, बाइल जूस है, वो बाइल डक्ट के थ्रू आता है। बाइल डक्ट एक पाइप समझ लीजिए आप, कि एक पाइप जो ये रास्ते में जो दिख रहा है ना, ये वाला रास्ता, ये ऐसे ग्रीन कलर में, तो ये एक स्टेम की तरह दिख रहा है इसमें, तो इसी पाइप के थ्रू आता है। तो बाइल डक्ट क्या हो गया, एक रास्ता है सिर्फ जिसके थ्रू ये जूस निकल के आता है और ड्यूडेनम में जाके मिल जाता है। बाइल का ड्यूडेनम में गिरना रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। तो मतलब ये एक प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाइल का जो है वो पक्वाशय यानी ग्रहणी में गिरना वो किस तरीके से होता है, किस क्रिया द्वारा होता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है। गॉल ब्लैडर की लंबाई देखिए 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। तो ये गॉल ब्लैडर की
जो आपको इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए पित्तरस यानी कि बाइल जूस क्या होता है। अभी हम आपको बता चुके हैं लीवर क्या होता है, फिर मैंने बताया गॉल ब्लैडर क्या होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं बाइल जूस क्या होता है। अभी इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर ये बाइल जूस बनता कैसे है। तो जो बाइल जूस होता है ये पीले रंग का, ये येलो कलर का होता है और ये क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब ये एल्का लाइन होता है। कैसा होता है? एल्का लाइन होता है, यानी बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है, ये बेसिक होता है, इसे एल्कालाइन बोलते हैं। एल्कालाइन होता है, हिंदी में इसे क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, ये क्षारीय लिक्विड होता है। बाइल जूस की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.7 होती है। और पित्त में जल की मात्रा यानी कि बाइल जूस जो है इसमें जल की मात्रा 85% होती है। और बाइल पिगमेंट जिसे पित्तवर्धक कहते हैं उसकी मात्रा कितनी होती है? 12% होती है। ठीक है, तो जो बाइल पिगमेंट होता है वो 12% होता है और जो वाटर होता है इसमें वो 85% होता है बाइल जूस में। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। अब बाइल जूस का फॉर्मेशन, आखिर बाइल जूस का फॉर्मेशन जो होता है वो होता कैसे है, पूरी कहानी तो अब आपको पता चलेगी कि होता कैसे। देखिए, आप सभी को पता होगा जो आरबीसी है, आरबीसी की मृत्यु जो है वो कहाँ होती है? लीवर में होती है और या फिर स्प्लीन में भी होती है। इसीलिए आरबीसी का जो कब्रिस्तान है लीवर या फिर स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, तो लीवर को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कहानी को ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, देखिए आरबीसी सेल्स होती हैं। अब सेल्स होती हैं तो उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है 120 डेज मैक्सिमम, 20 से लेकर के 120 दिन तक का होता है। ठीक है, इनका लाइफ साइकिल। अब जब ये इनका लाइफ साइकिल है तो जाहिर सी बात है इसी में ये जन्म लेंगी और इसी में ये मर भी जाएंगी, इसी में ये बूढ़ी भी हो जाएंगी, क्योंकि इतना ही तो इनका लाइफ साइकिल है। तो जब ये जो ऐसी सेल्स होती हैं आरबीसी होती हैं जो काम नहीं करती हैं, ठीक है, एक ऐसा टाइम आता है जब वो काम करना बंद कर देती हैं या फिर वो मर जाती हैं। तो लीवर क्या करता है? उन मरी हुई जो आरबीसी होती है, फिर ये जो नॉन फंक्शनिंग वाली होती है जो काम नहीं करती हैं, उनको ये क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है हमने आपको बताया था, उसके अंदर तो हीमोग्लोबिन होता है। तो जब आरबीसी को तोड़ता है तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको बहुत छोटे टुकड़े में तोड़ दे दिया जाता है। और किसके थ्रू तोड़ा जाता है? ये तोड़ती कौन है? ये तोड़ती है भक्षी कोशिकाएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं फैगोसाइटिक सेल। जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं इन्हीं के थ्रू इसको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो पीछे मैंने बताया था आपको हिपैटिक सेल जो कि हमारे फूड को स्टोर करती हैं। और हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी होती है उनको खाती कौन सी हैं, डिस्ट्रॉय कौन सी करती हैं, उनका भक्षण कौन सी सेल करती हैं? तो उन सेल्स का नाम है फैगोसाइटिक सेल्स। तो ये ऐसी सेल्स होती हैं जो आरबीसी डेड होती हैं या फिर काम नहीं करती, इनएक्टिव होती हैं, उनको ये क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय करती हैं, उनको वहाँ से ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जब उनका जूस बन जाता है, मतलब इन्हीं के थ्रू जब ये तोड़ती हैं तो उनका जूस बना देती हैं। ठीक है, क्या बना देती हैं? उनका जूस। लेकिन वो जूस अभी बाइल जूस नहीं होता है, उनका भक्षण कर लिया जाता है और भक्षण करने के बाद उपस्थित हीमोग्लोबिन का विखंडन कर देती हैं। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको भी तोड़ देती हैं। तो इन्होंने क्या बना दिया? अभी छोटा छोटा चूरा और जूस बना दिया। उस जूस को इन्होंने क्या किया? यहाँ पर स्पेशल टाइप की और एक सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं स्टेलेट सेल्स। स्टेलेट या फिर कुफर सेल बोलते हैं, कुफर कुफर सेल बोलते हैं या फिर स्टेलेट सेल बोलते हैं, हिंदी में इसे तार्किक बोलते हैं। तो यहाँ से गुजरना पड़ता है, मतलब ऊपर वाला जो ये फैगोटिक सेल्स ने आरबीसी को तोड़ तोड़ के, हीमोग्लोबिन को तोड़ तोड़ के उसको जूस बना दिया, उसके बाद स्टेलेट सेल से गुजरना पड़ता है। और जब ये स्टेलेट सेल से गुजरती हैं तो उसके बाद ही क्या बनता है? उसके बाद बनता है बाइल जूस। और जब बाइल जूस बनता है तो बाइल जूस के साथ एक और चीज बन जाती है जिसका नाम है बिलिबुरिन। ठीक है, क्या नाम है? बिलिबुरिन। ये बिलुबरिन भी यहीं पर बन जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ बिलुबरिन क्या होता है। तो ये बिलुबरिन जो है वो भी यहीं पर बन जाता है। कब बनता है? वो स्टेलेट सेल्स या फिर कोफर सेल के थ्रू बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जो पीछे बताया था हिपैटिक वो खाने को स्टोर करता है, फैगोटिक सेल्स जो होती हैं वो डेड आरबीसी को खत्म करती हैं, उन्हें खाती हैं, मारती हैं। और जो आपका बाइल जूस है वो किन सेल्स के थ्रू कन्वर्ट होता है? तो वो कुफर सेल या फिर स्टेलेट सेल के थ्रू कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जब जो बिलिबुरिन होता है वो कहाँ बनता है और कब इसका निर्माण होता है? तो वो स्टेलेट सेल के बाद होता है, यानी कुफर सेल के बाद ही बिलिबुरिन का निर्माण होता है। तो अब बिलिबुरिन क्या होता है? हमारी बॉडी में आपने देखा होगा जब हमारी बॉडी के अंदर
हमारे हाथ पीले पड़ जाते हैं, हमारी आंखों के आसपास का देखा होगा पीलापन पड़ जाता है, नाखून पीले पड़ने लगते हैं, तो हमारी बॉडी में पीलिया हो जाता है। तो पीलिया का मेन फैक्टर होता है ये बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन के कारण ही पीलिया होता है। और इसमें डॉक्टर कहता है कि आपका लीवर डैमेज हो गया। तो इसमें होता क्या है, जो थैली बताया मैंने पीछे आपको, गॉल ब्लैडर बताया है, तो गॉल ब्लैडर 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और जब वो भर जाती है, क्योंकि फैगोटिक सेल्स जो होती हैं, आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का क्या करती हैं, जूस बना देती हैं, ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनको ज़्यादा मार देती हैं। तो वो क्या करती हैं, तो ये जूस ज़्यादा बनने लगता है, और जूस ज़्यादा बनता है तो ये थैली है ये जाएगी भर। ठीक है, अब थैली ये भर जाएगी तो इससे जूस बाहर निकलने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा तो हमारी बॉडी में इधर उधर फैलने लगेगा, तो ब्लड में जाके मिल जाएगा। तो रेड कलर की जगह कैसा येलो कलर दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका कलर तो येलो होता है ना, बाइल जूस का कलर तो येलो कलर का होता है ये। तो ये हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, येलो येलो दिखने लगता है, तो पीलिया हो जाता है। इस कंडीशन में लीवर को डैमेज घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा काम कर रहा होता है। अगर ज़्यादा काम करता है तब भी इसे डैमेज घोषित किया जाता है, और कम काम करता है तब भी इसे डैमेज ही घोषित किया जाता है। देखिए, कम काम करता है तब क्या होता है, अगर ये लीवर कम काम करता है तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है। हमारी बॉडी में क्या स्टोर होता है, फैट। तो इमल्सिफिकेशन का नाम आपने सुना है। इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर फैट, जो आप ये येलो वाला देख रहे हैं ना डॉट, तो इस येलो वाले डॉट का फैट है, इसको क्या करते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने के प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब इमल्सिफिकेशन जब होता है तो ये जो फैट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन ये जो फैट है छोटे छोटे टुकड़ों में जब नहीं टूटता है, तो इसमें क्या होती है, रुकावट आ जाती है। रुकावट क्या हो जाती है कि इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो पूरी तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं। तो ये फैट जो है पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वो क्या करता है, वो रुकावट पैदा करता है। तो हमारा लीवर जो होता है वो लीवर के ऊपर चिपकने लगता है। तो लीवर के ऊपर चिपकने लगता है तो लीवर पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में भी लीवर को क्या डैमेज घोषित कर दिया जाता है। तो दोनों कंडीशन में लीवर को डैमेज कर कोशिश कर दिया जाता है, अगर ये ज़्यादा काम करता है तब भी, और काम काम करता है तब भी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाइल जूस के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? यह भोजन को क्षारीय बनाता है, क्योंकि भोजन तो जो है हमारे फूड, जो हमारे जो स्टमक में फूड आता है, तो स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। तो HCl हमारे फूड को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। अब एसिडिक बना दिया है, उसके बाद क्या होता है, जब फूड जो है यानी खाना जो है पेट से आगे खिसकता है, जब आगे जाता है तो रास्ते मिलता है कौन, उसे बाइल जूस। और बाइल जूस हमारे फूड को क्या बना देता है, एल्कलाइन बना देता है, यानी क्षारीय बना देता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हमारा फूड जो है वो एसिडिक बनता है, कहाँ पर एल्कलाइन यानी क्षारीय बनता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। ठीक, ये जो बाइल जूस होता है, भोजन में जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये नष्ट कर देती हैं। यह फैट्स का इमल्सिफिकेशन करती है, मतलब फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। यह आंत की कर्मानुकंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन के में पाचन रस भली भांति मिल जाते हैं। यानी कि ये हमारी जो आंत होती है उसमें जो प्रोसेस चल रहे होते हैं ना, उनको स्टेप बाय स्टेप करने में हेल्प करता है। तो बाइल जूस कंटेन क्या करता है, देखिए, बाइल सॉल्ट्स, ये भी पूछा जाता है। बाइल सॉल्ट्स को कंटेन करता है बाइल जूस। क्या क्या होता है बाइल जूस के अंदर, बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, और टोकोफेरॉल एक होता है, टोकोफेरॉल भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, bile salt helps to emulsify fat, change large drops to fat to small droplets of fat. हाउ इज इमल्सिफिकेशन यूजफुल, तो मैंने अभी बताया कि इमल्सिफिकेशन यूजफुल कैसे है। अगर इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैट क्या होगा, हमारे लीवर के ऊपर जम जाएगा और लीवर हमारा काम अच्छे से नहीं करेगा। तो इमल्सिफिकेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इमल्सिफिकेशन के थ्रू ही जो फैट है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक होता है। ओके, बाइल जूस, आगे देखिए, यह वसाओं में घुले अन्य विटामिनों का एब्जॉर्प्शन करने में सहायक होता है। तो बाइल जूस क्या करता है, ये हमारे इसमें जो फूड होता है उसमें विटामिन से डिजॉल्व होते हैं, उनका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो हमारे अंदर कौन कौन से विटामिन ऐसे होते हैं जिनका ये एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है? 4 प्रकार के विटामिन होते हैं, 4
कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के, ये 4 विटामिन होते हैं, ठीक है। इन 4 विटामिन का ये क्या करता है? अवशोषण करता है। और ये 4 विटामिन कौन से हैं? फैट में सॉल्युबल, यानी कि वसा में सॉल्युबल हैं ये। यही 4 विटामिन ऐसे हैं जो फैट में सॉल्युबल हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो ए डी ई के, ध्यान रखिएगा, ए डी ई के। आगे देखिए, पित्तवाहिनी यानी कि बाइल डक्ट, यानी बाइल डक्ट में अवरोध हो जाने पर लीवर सेल रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। अगर बाइल डक्ट में कोई अवरोध हो जाता है, ठीक है, बाइल डक्ट मतलब जो बाइल डक्ट ऐसे पाइप लगी होती है और जिसके थ्रू हमारी बॉडी में बाइल डक्ट जा रहा होता है, अगर रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, यानी कि फैट जम जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, तो उसके थ्रू उसके बाद क्या होगा कि बिलिरुबिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बिलिरुबिन तो बाइल जूस के अंदर मिला हुआ होता है। और ये गॉल ब्लैडर है, मान लीजिए गॉल ब्लैडर से ये हमारी बॉडी में जा रहा है, रास्ते में कोई रुकावट आ गई, अब क्या होगा? ये हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, बाकी पूरी तरीके से ये भर जाएगी। फिर जब बॉडी में नहीं जाएगा तो इधर उधर से निकल के बॉडी में अलग अलग जगह पे जाके क्या बहने लगेगा और दूसरे पार्ट में मिलने लगेगा, तो ब्लड में जाके मिल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर से हमें पीलिया हो जाता है। इसके बाद बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरी कहानी है इसकी। क्विक रिवीजन करके देख लीजिए, फटाफट बताते हैं आपको। बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस का फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। बाइल जूस जब फूड आता है हमारे अंदर, तो फूड आता है कैसा? एसिडिक आता है। एसिडिक मतलब अम्लीय आता है जब फूड हमारे अंदर बॉडी के अंदर आता है। इस एसिडिक फूड को क्या करता है ये? इसको एल्कलाइन बना देता है, यानी कि एल्कलाइन मतलब क्षारीय बना देता है। और इसमें कौन कौन सी सॉल्ट मिल जाते हैं? बाइल के सॉल्ट्स मिल जाते हैं, वो जो सोडियम कार्बन हाइड्रोजन मिल जाता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। और इसमें जो विटामिन होते हैं इनका क्या हो जाता है? पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए डी ई के, ये 4 विटामिन होते हैं जिनका यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जब हमारा लीवर, ठीक है, असामान्य तरीके से आरबीसी का विघटन होने लगता है, मतलब असामान्य तरीके से काम करे, कुछ ज़्यादा विघटन करने लगता है, तब बिलिरुबिन का निर्माण ज़्यादा होने लगता है और शरीर में फैल जाता है, उस जिससे क्या होता है? पीलिया हो जाता है। तो आरबीसी ज़्यादा बनता है तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा तो शरीर में फैल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा। तो ये मेन फंक्शन था जो मैंने आपको बता दिया है। और 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, हिपैटिक सेल यहाँ की आप ध्यान रखिएगा, फैगोसाइटिक सेल या ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, और स्टेलेट सेल ध्यान रखिएगा। ये 3 टाइप के सेल्स हैं जो मैंने आपको बताया है, उन्हें आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।